नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम ने बताया कि राज्य के 10,000 लोगों को नौकरी देने की योजना का प्रस्ताव केंद्र को दिया गया है और केंद्र ने इस प्रस्ताव को मान भी लिया है। 262 करोड़ का यह प्रोजेक्ट होगा। वहीं सीएम ने बताया कि राज्य में वन्य जीव और मानव संघर्ष को लेकर भी बातचीत हुई है और वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बनाने को लेकर सहमति हो गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 71% वन है और इसलिए क्षतिपूर्ति के लिए वन नियम में बदलाव को लेकर भी बातचीत हुई है। जो कैंपा फंड होता है हमारा, उसमें भी हमने 10,000 लोगों के रोजगार के लिए एक योजना भारत सरकार को बनाकर भेजी है। उसी निमित्त आज हम यहाँ पर आए थे। दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तराखंड निवास बनाया जा रहा है और सीएम त्रिवेंद्र रावत भी आज यहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे। दिल्ली दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र रावत चाणक्यपुरी पहुंचे और उत्तराखंड निवास के काम को देखा। काफी हद तक काम किया भी जा चुका है और सीएम ने काम में और तेजी लाने के लिए निर्देशित भी किया है। ये 24 घंटे रहते हैं सर, ये क्वालिटी चेक। और बात करते एक और बड़ी खबर की। श्रम विभाग के अधीन चलने वाले कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को हटा दिया गया था और अब यहां भारी घोटाले का आरोप लग रहा है। श्रमिकों के लिए खरीदी गई साइकिल, टूल किट और मशीनों में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कर्मकार कल्याण बोर्ड में 2019 और 2020 में 70 करोड़ से ज्यादा का सामान खरीदा गया, जिसमें साइकिल, टूल किट, इलेक्ट्रॉनिक किट, लालटेन और छाते खरीदे गए। लेकिन ये 70 करोड़ का सामान किस गाड़ी से लाया गया, बोर्ड को इस बात की जानकारी ही नहीं है। जन संघर्ष मोर्चा ने इसमें बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। तो बड़ी बात यह है कि विभाग ने जितना भी सामान खरीदा है, चाहे वो सिलाई मशीन हो, चाहे साइकिल हो, चाहे टूल किट्स हो, वो किस वाहन के द्वारा, उस वाहन संख्या क्या है, उस मोटर वाहन का नाम क्या है, वो कोई भी दस्तावेज विभाग के पास नहीं। यानी बहुत कम माल अन्य संसाधनों से लाए हैं, ट्रैक्टर जो भी है उसका ये नंबर देना नहीं चाहते क्योंकि इनके पास है नहीं। और अधिकांश जो सामान आया है वो सब कागजों में ही जमा खर्च हुआ है। तो एक तरह से बहुत बड़ा घोटाला है। और हमने इस मामले पर हरक सिंह रावत से बात करने की कोशिश की, लेकिन हरक सिंह ने कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले पर कुछ भी बोलने से भी इनकार कर दिया। हरक सिंह रावत का यह कहना है कि पहले मुख्यमंत्री से बात करूंगा और फिर उसके बाद कोई बात कहूंगा। कोरोना के नाम पर 1.5 महीने से आम लोगों के लिए बंद सचिवालय का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि जब सरकार स्कूल तक खोलने जा रही है तो फिर सचिवालय बंद क्यों किया गया है। प्रीतम सिंह का यह भी कहना है कि या तो सरकार पूरे राज्य में लॉकडाउन घोषित कर दे, वहीं सरकार का यह कहना है कि जल्द ही सचिवालय को खोल दिया जाए। रूप से भाई अगर या तो आप पूरा प्रदेश बंद कर दीजिए, आप प्रदेश में लॉकडाउन जो है पुनर्घोषित कर दीजिए। आप लॉकडाउन भी घोषित नहीं कर रहे हैं, हर चीज हर दिन खोलते जा रहे हैं, तो फिर सचिवालय क्यों ना खुले भाई। आप 1 नवंबर से कह रहे हैं, वैसे सरकार को पता नहीं रहे 1 नवंबर को तो मेरे ख्याल से इतवार है, उन्होंने कह दिया हम इतवार को जो है खोल देंगे। चलो कोई बात नहीं, आप खोल रहे हैं स्कूल और सचिवालय बंद कर रहे हैं, क्यों? जल्दी इसको ठीक करेंगे, जल्दी खोलने की प्रक्रिया में लाएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। वहीं बीजेपी के विधायक महेश नेगी पर अब पुलिस के बाद पार्टी का भी एक्शन हो सकता है और बीजेपी के अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इस बात के बड़े संकेत दिए हैं। अल्मोड़ा पहुंचे बंशीधर भगत ने द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण मामले में कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल पर यह बात कही है। भगत ने कहा कि अब महेश नेगी के खिलाफ कुछ जरूर सोचना पड़ेगा। यही नहीं, भगत ने यह भी कहा कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। अभी तक सोच रहे थे कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक कार्रवाई नहीं करें, अब फिर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। अभी तक हम सोच रहे थे कि जांच जब तक हो जाए क्या करें, अब इसमें नए सिरे से विचार करेंगे। उधर देहरादून नगर निगम में अतिक्रमण हटाने का आज आखिरी दिन था और प्रशासन का डंडा सड़क पर बने धार्मिक स्थलों पर भी चला, लेकिन अतिक्रमण की कार्रवाई खत्म होते ही राजनीति शुरू हो गई है।
देहरादून नगर निगम में 58 धार्मिक स्थलों पर प्रशासन की जेसीबी कहर बनकर चोटी। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारे और क्या मजार। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने सब जगह से अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटा तो थोड़ा विवाद भी हुआ, लेकिन 22 अतिक्रमण जिनमें पब्लिक टॉयलेट और बस स्टॉप शामिल हैं, उन्हें कैसे तोड़ा जाए ये बात प्रशासन हाईकोर्ट के सामने रखेगा। उसमें से लगभग सारे अतिक्रमण अब हम लोग हटा चुके हैं, एक्सेप्ट 22 अतिक्रमण ऐसे हैं जो पब्लिक यूटिलिटी के हैं, जैसे टॉयलेट्स हो गए, बस स्टैंड हो गए। तो उसमें तो हम लोगों का ये निर्णय हुआ है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने हम इस पक्ष को रखेंगे और बाकी जैसा माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण पर प्रशासन ने एक्शन लिया तो सियासत भी शुरू हो गई। ऋषिकेश में शहीद स्थल तोड़ने पर कांग्रेस ने सरकार का पुतला जलाया तो सवाल भी उठाया कि त्योहारों में धार्मिक स्थल हटाने पर रोक के लिए सरकार कोर्ट क्यों नहीं गई। वहीं सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने जवाब दिया कि कांग्रेस एक्टिव होती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। शहीद स्मारक को तोड़ा गया, कांग्रेस उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। जो शहीद आंदोलनकारियों की मूर्तियां वहां पर थी, जो फोटो वहां पर थे, उसको सड़क पर बिखेर दिया गया। मैं समझता हूं कि कदापि उचित नहीं। 2013 की बात है जब ये सारा PIL हुई थी, लेकिन उस समय कांग्रेस के लोगों ने इसको मजाक बना के रख दिया। हम लोग हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, दोबारा हाई कोर्ट में गए, लेकिन सारी चीजें होने के बाद माननीय न्यायालय ने जब बात नहीं मानी तब ये मजबूरी में सब कुछ ऐसे समय पर करनी पड़ रही है जब कोविड और त्योहार भी। आदेश हाईकोर्ट का था, काम प्रशासन ने किया और अतिक्रमण की जद में जो धार्मिक स्थल आया उसे साफ कर दिया गया। लेकिन त्योहारों के सीजन में हुई इस कार्रवाई ने कांग्रेस को सियासत का मौका जरूर दे दिया। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चारधाम मंदिर और अन्य 51 मंदिरों का सरकार के कंट्रोल से मुक्त करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक स्वामी की याचिका पर कोर्ट 6 नवंबर को सुनवाई कर सकती है। स्वामी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। स्वामी ने कहा है कि हमारे सेक्युलर देश में केवल मंदिर ही सरकार के नियंत्रण में है, जबकि मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थान नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसी साल 21 जुलाई को स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया था। स्वामी ने नैनीताल हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा चारधाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड बनाने के फैसले को चुनौती दी। और सांसद अजय भट्ट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी में अजय भट्ट को शामिल कर लिया गया है। एक बार फिर सदस्य के तौर पर उनको जगह मिली है। नैनीताल सीट से बीजेपी के सांसद है अजय भट्ट। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उनको पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी में शामिल कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अजय भट्ट को पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी में शामिल किया गया है। एक बार फिर से उन्होंने इसमें अपनी जगह बनाई है। नैनीताल से बीजेपी के सांसद हैं अजय भट्ट। इससे पहले पार्टी के मुखिया भी रह चुके हैं और पार्टी के लिए जमीन स्तर पर काम करते रहे हैं। उनके लिए ये बड़ी खबर, उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी खबर, अजय भट्ट को पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी में जगह मिली है। लखनऊ और हरिद्वार में 2 मर्डर को अंजाम दे चुका शार्प शूटर बिल्लू टिफिन चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जीवा गैंग का शार्प शूटर बिल्लू देहरादून पुलिस के हत्थे चढ़ गया और हैरानी की बात यह है कि मर्डर जैसी वारदातों में अब तक वो बचता रहा। अब मामूली टिफिन चोरी के आरोप में पकड़ा गया है और इसकी वजह बिल्लू की आर्थिक तंगी बताई जा रही है। असल में सोमवार की रात 10:30 बजे देहरादून में मेडिकल शॉप मालिक से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और इसका अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बिल्लू, पप्पू और तरुण को गिरफ्तार किया है। बिल्लू और पप्पू साल 2013 से ही जीवा गैंग से जुड़े हुए हैं। आरोपियों के मुताबिक लॉकडाउन में उनकी हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए मेडिकल व्यापारी से उसका बैग लूटा, लेकिन बैग में सिर्फ खाली टिफिन के अलावा कुछ भी नहीं था। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 2 खुकरी और बाइक बरामद की गई है। साथ ही लूटा गया टिफिन भी बरामद कर लिया गया है। लूट का काम नहीं है, इसमें जो है पी खा के वैसे ही मूड हो गया था। हमने कहा इसमें तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो उसको इस कारण पकड़ लिया था। जीवा गैंग के लिए काम करा हमने, 2 मर्डर करे। एक्चुअली बैग में ऐसा कुछ भी नहीं था, बैग में जस्ट लंच बॉक्स ही था। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरी साइड ही आ रहे हैं। वह आके मुझसे बैग छीन करके और भागे। गन पॉइंट पे था तो मैं एकदम डर गया था, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। एक क्रिमिनल है जो जीवा के साथ काम कर चुका है, 2 मर्डर कर चुका है और वो इस घटना में इन्वॉल्व है। इस तरह की बात
जब सामने आई तो उसके बारे में तमाम जानकारियाँ इकट्ठी की गई। घटना के समय जो उसका लोकेशन है वो जब तस्दीक किया गया तो वो घटनास्थल के पास ही पाया गया, ये भी बात जानकारी में आई। तमाम जगह से जो वेरीफाई किया गया उसको, इसमें जो है जब हम लोग मुतमईन हो गए इसमें कि ये इसमें इन्वॉल्व है, जो सूचना आ रही है वो सही है, उसके बाद इसके अरेस्टिंग के लिए रात को दबिश दी गई और उसके साथ 2 लोगों का और अरेस्टिंग हुआ। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज के अमडंडा में बाघ ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई है। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिससे बाद में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला जंगल में घास काटने गई थी और इसी दौरान बाघ ने उस पर हमला किया। अमडंडा खत्ता के आसपास के क्षेत्र में कंपार्टमेंट 7 के आसपास कहीं घास लेने गई थी, जहां एक टाइग्रिस काफ़ी लंबे समय से घूम रही है। उसके छोटे बच्चे हैं, वो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए लोगों पे हमला कर रही है। पहले भी 2 महिलाएं कुछ दिन पहले भी घायल हो गई थी। देहरादून में बाट माप विभाग की टीम ने आज गुलाब स्वीट, उनियाल बेकर समेत 7 दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें गुलाब बेकर्स में सामान में घटतौली पाई गई। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले मेरठ में भी गुलाब स्वीट पर घटतौली के ही मामले सामने आए थे और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया था। आज देहरादून में भी छापेमारी की गई। बिना वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन का गलत इस्तेमाल करते पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। और चलिए आपको आज का कोरोना अपडेट भी बताते हैं। आज राज्य में कोरोना के 402 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में लोगों की कोरोना से मौत हुई है 8 लोगों की, जिसके बाद मौत का कुल आंकड़ा 968 हो चुका है। राज्य में अब कोरोना के कुल केस 59,500 के पार हो गए हैं, जबकि एक्टिव केस घटकर 48 तो रह गए हैं। देहरादून में आज कोरोना के 107 नए मामले सामने आए हैं। बेस अस्पताल श्रीनगर में महिला की मौत हुई थी, जिसकी रिपोर्ट में अब कोरोना की पुष्टि हुई है। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ निवासी 40 साल की महिला रैपिड जांच नेगेटिव आई थी उसकी, जबकि RT-PCR जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। मृतक महिला को 17 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उत्तरकाशी में कोरोना का प्रकोप अभी भी लगातार जारी है। बावजूद इसके लोग कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और सड़कों पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही बाजारों में भीड़ भी दिखाई दे रही है, जो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रही है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि लोगों को कोरोना के खिलाफ लगातार जागरूक किया जा रहा है। वन विभाग से एक बड़ी खबर है। वन विभाग में 7 ACF को जिम्मेदारी मिली है। सोहन लाल, कामता प्रसाद वर्मा, उमेश तिवारी, अमरीश कुमार प्रभारी DFO बनाए गए हैं, जबकि करुणानिधि भारती, RM कुमाऊ वन निगम बनाए गए हैं। रविंद्रनाथ श्रीवास्तव को प्रभारी डिप्टी डायरेक्टर गंगोत्री बनाया गया है। कोमल सिंह प्रभारी डिप्टी डायरेक्टर गोविंद पशु विहार बनाए गए हैं। प्रदेश में करीब 200 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंकों को ATM वैन मिलेंगी। नाबार्ड की तरफ से इसका बजट भी पास कर दिया गया है। वहीं 102 कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर एक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर 2-2 करोड़ का लोन मिलेगा। ये लोन सिर्फ 1% ब्याज पर ही मिलने वाला है। ये घोषणा नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंतला और कोऑपरेटिव मिनिस्टर धन सिंह रावत ने की है। हर बैंक को एक ATM वैन देने का भी नाबार्ड ने घोषणा की है और उसका पैसा हमको आ चुका है, हर बैंकों को मिल गया है। हमारी जो बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियां हैं, 102 समितियों को प्रथम चरण में नाबार्ड ने DPR बनाने के लिए कह दिया कि उनकी DPR बनाई जाए और 2-2 करोड़ पे 1% पे नाबार्ड उन समितियों को देगा। उत्तरकाशी के बड़कोट में PMGSY के तहत खरादी स्यालना मोटर मार्ग में हो रही कटिंग कार्य में सड़क में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और जिसकी वजह से खतरा भी यहां पर बढ़ता जा रहा है। खरादी कस्बे में भूस्खलन होने का खतरा भी बढ़ गया है। इसके साथ ही निर्माणाधीन सड़क कटिंग का हिस्सा यमुनोत्री हाईवे NH-94 से भी लगा हुआ है। यहाँ पर ऑल वेदर के तहत चौड़ीकरण कार्य में इस चट्टानी पहाड़ी में दरारें पड़ी हुई हैं। दरार के इस हिस्से में दायरा लगातार बढ़ रहा है, जो करीब 20 मीटर से भी ज्यादा तक। दरारों की चौड़ाई आधा फीट तक हो गई है और भूस्खलन को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि कार्यदायी संस्था दरार का ख्याल रखे बगैर ही कटिंग का काम कर रही है, जिससे भविष्य में भूस्खलन का खतरा पैदा हो रहा है।
टनकपुर टू चंपावत की रोड पिछले 3 सालों से बन रही है, लेकिन उस पर चलना अभी भी किसी खतरे से कम नहीं है। स्वाला के पास से हाईवे पर पहाड़ी से रुक रुक कर बोल्डर गिर रहे हैं और इसी दौरान लोग जान जोखिम में डालकर यहां से अपने वाहन लेकर निकल भी रहे हैं। इस दौरान यहां पर काम कर रही कंपनी के जो लोग हैं वो लापता नजर आए, जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ वाहनों का जाम भी लग गया। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के बाद से तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के 13 दिनों के भीतर ही हेलीकॉप्टर से 11,902 श्रद्धालु अब तक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इस वर्ष धाम के लिए 8 हेली कंपनियों द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की जा रही है। गुप्तकाशी, मैखंडा, बड़ासू, सिरसी और फाटा हेलीपैड से हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक उड़ान भर रहे हैं। वहीं सीजन में भी केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 60,000 के करीब पहुंच गई। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनुमति प्रदान की गई पूर्ण रूप से ओपन करने के लिए, उसमें उसके वजह पश्चात यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई और प्रतिदिन का एवरेज 2 से 2,500 के बीच में यात्री प्रतिदिन केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। सुबह से ही बाबा केदार में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। इसके बाद यहां पर मौसम ठंडा हो गया है। बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि प्राचीन काल से नवरात्र के मौके पर केदारनाथ धाम में बर्फबारी होती आई है। बता दें कि केदारनाथ यात्रा अपने अंतिम दौर में चल रही है और इस बर्फबारी के बाद और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आज इस सीजन की प्रथम बर्फबारी है और ये सदियों से जब भी नवदुर्गा पूजा यहाँ पर चलती है तो बर्फबारी होती है। आज प्रभु की असीम कृपा से बर्फबारी हो रही है, जिसमें कि समस्त तीर्थ यात्री इस बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। मुनस्यारी में जहां सर्दियों की पहली बारिश हुई, जिससे तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं पंचाचूली, राजरंभा, हंसलिंग और छिपला केदार की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। मौसम का मिजाज बदलने से निचले इलाकों में बादल छाए हुए। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर नैनीताल से, जहां पर दुर्गा पूजा का पंडाल सज चुका है। दुर्गा महोत्सव में कलश यात्रा निकाली गई और 9 जल धाराओं का पानी घड़ों में भरा गया। 26 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव के लिए कलश यात्रा को मंदिर में ही धूमधाम से निकाला गया। हालांकि इस बार कोविड के चलते महोत्सव में सिर्फ रस्म अदायगी ही की गई। खबर हरिद्वार से, जहां पर रोशनाबाद स्टेडियम में गुलदार घुस गया और यहां स्टेडियम में गुलदार झाड़ियों के पास बैठा फॉरेस्ट की 2 टीमें तैनात कर दी गई हैं। अब कल सुबह गुलदार के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। वीडियो में आप भी गुलदार को देख सकते हैं। और चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।